हेलो। कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आज मार्केट अच्छा ही रहा। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 25,272 पर बंद हुआ है, 78 पर बंद हुआ है। करीबन 42 पॉइंट्स का राइज है। और जिसने 25,200 का कॉल लिया होगा उनको प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि निफ्टी ने 25,330 का हाई लगा दिया। तो डेफिनेटली इसमें कुछ पॉइंट्स मिले होंगे। और बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया। देखिए, इसका 51,200 वाला कॉल 409 में जिन्होंने लिया होगा डे बिफोर, मतलब प्रीवियस क्लोज उसका था 409, वो खुला 460 पे और 529 तक गया। तो अगर आपने टाइमली एंट्री और एग्जिट की होगी तो मेरा मानना है ये कॉल में आपको मुनाफा हुआ होगा। अब भी ये कॉल ओपन ही है, लेकिन मैं आपको जो बार बार बता रहा हूँ कि आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो कल जो मेल्ट होगा प्रीमियम, उसके कारण इसके भाव कम हो सकते हैं। तो इस कैरी फॉरवर्ड करने से अच्छा है कि कल आप फ्रेश बाइंग करें 52,200, या निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते देखते अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस वाला कॉल। आज मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने देखा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ 51,200 और 25,200, फिर भी किसी ने 25,250 का कॉल ले लिया है, किसी ने 51,800 का कॉल ले लिया है, किसी ने 51,500 का कॉल लिया है। और अब वो पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा। देखिए, ऑप्शन का यही तो खेला है। मैं आपको 200 पॉइंट नीचे वाला कॉल लेने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ। और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहे वैसे वैसे वो 200 पॉइंट पीछे वाला जो फिगर है वो और भी कम हो सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि 51,351 वाला जो कॉल है, तो आपको 51,200 का कॉल ही लेना चाहिए, नहीं कि 51,500 या 600 या 800। वो सस्ते मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा और दूसरे दिन जब मार्केट ओपन होगी तो उस दोनों का जो गैप है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। वैसा तो रेयरली होता है कि मार्केट बड़े बड़े गैप अप के साथ खुलता है। या तो एट द एंड, मतलब आप पूरा वीक इसको होल्ड रखे और वो बढ़ के आए, ऐसे तो बहुत कम दिन होते हैं। इसमें तो क्या है, आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बना के निकल जाना है और फिर से एंटर होना है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट इसमें चलेगा। देखिए, 25,200 वाला कॉल था, वो मॉर्निंग में 171 का प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन फिर बाद में 700 तक का लॉस भी आ गया उसमें। तो अगर आपने मान लीजिए कि 171 को अच्छा प्रॉफिट मान के बुक कर लिया होता और अब इसको आप खरीदते तो सस्ते में मिल जाता और आपका पोजीशन खड़ा रहता। ये सिंपल सी बात है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपके माइंड में आएंगे कि अगर 171 में हम बेच दें और फिर इसका बढ़ जाए तो, अरे यार, आप री एंटर तो कर ही सकते हैं। 171 से वाला अचानक मान लीजिए
कि 195 हो गया, फिर 196 हुआ, 197 हुआ, और आपके जहन में अगर ऐसी सोच आती है कि ये और बढ़ेगा, देन यू कैन बाय इट अगेन। हमारी सिर्फ ब्रोकरेज और गवर्नमेंट टैक्सेस का एक्सपेंस निकल जाए, इससे इस अमाउंट से ज़्यादा का प्रॉफिट मिले तो हमको लेना चाहिए। वो 200 रुपये क्यों नहीं है, वो 300 रुपये क्यों नहीं है, वो 150 रुपये क्यों नहीं है। आपके जेब में 150 रुपये आए, फिर आपने इसमें से 100 रुपीज़ फिर स्पेंड किए, तो 50 तो आपके बचते हैं। ये एक छोटा सा कैलकुलेशन, लेकिन इसके लिए जो साइकोलॉजी है वो बहुत बड़ी है, इसमें टाइम लगता है। इसलिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में करीबन 90% लोग लॉस करते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या होगा, देखिए, ये बढ़ेगा, कल भी बढ़ेगा, हो सकता है हल्का सा गैप डाउन हो, लेकिन बाद में वो बढ़ जाएगा। तो आपको अब सिर्फ यही देखना है कि एक्सपायरी से पहले पहले आपका प्रीमियम 5 रुपया न हो जाए। इसके लिए आपको इमीडिएटली एक्शन लेने होंगे। मॉर्निंग में जैसे मान लो गैप अप मिलता है, आप सेल कर दीजिए इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो फिर उसमें आप एंट्री बना पाएंगे इससे कम दाम की। ये प्राइमरी चीज़ है, इसको आप प्लीज़ समझा करें, तो आपकी लॉस कम हो जाएगी। मान लीजिए कि कल मार्केट गैप डाउन खुला, तो क्या करेंगे, तो एवरेजिस का चांस रहेगा। हालांकि ज़्यादा एवरेजिस नहीं करना है, लेकिन अगर आपके पॉकेट में कोई महंगा ऑप्शन आ गया है और चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि मार्केट बढ़ेगी, तो आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क तो है और है। रिस्क को समझकर आप चले, और आप जब ऑप्शन के प्राइजेस देखें तब ये देखें कि मानो कि मैंने 51,200 का कॉल आपको सजेस्ट किया है, तो आपको ऐसा लगेगा ये ऐसा 51,300 वाला कॉल और इस दोनों के बीच में 50 रुपया का डिस्टेंस है, तो लेट अस ट्राई फॉर 51,300। यहाँ आप गलती करते हैं। जितने आप रनिंग प्राइस से ऊपर जाएंगे उतना आपका रिस्क बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे तो रिस्क कम होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि 200 पॉइंट्स मिनिमम आप पीछे चलिए। आप खुद 3-4 बार में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि नहीं, इसमें प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, या तो लॉस कम हो रही है। अभी चर्चे में क्या है, तो देखिए, चर्चे में आज डाउ जोन्स तो बंद है, उसके फ्यूचर्स माइनस में चल रहे हैं। अब नास्टेक फ्यूचर भी माइनस में है, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी हल्के से माइनस में है। लेकिन इसका कोई मतलब अब हमारी बाजार से नहीं है। कल कैसा खुलेगा, गैप अप या गैप डाउन, उसका प्रेडिक्शन हम इस चीज़ों पर से अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स की ताकत बढ़ गई है। अभी लास्ट एक्सपायरी में क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जितना माल बेचा उससे ज़्यादा का माल हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने परचेस किया। मतलब हमारे स्टॉक मार्केट की रिटेल इन्वेस्टर्स की जो विंग है वो बड़ी मजबूत हो गई है। तो ग्लोबल क्रूज मायना रखते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं रखते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप श्योर हो जाइए कि देखिए अमेरिकी मार्केट में डाउन हुआ है तो कल हमारा मार्केट भी डाउन खुलेगा। अगर ग्लोबल क्रूज, मैं तो वहाँ तक कहूँगा कि अब ऐसा एक दिन आएगा कि ग्लोबल क्रूज जब नेगेटिव होंगे तब हमारा मार्केट बढ़ने वाला है। आप तैयार रहिए इनके लिए। डाउ जोन्स 500 पॉइंट डाउन है, तो फिर हमारा गिफ्ट निफ्टी
उस वक्त डाउन बताएगा आपको, लेकिन जब एक्चुअल सेशन जब शुरू होगा तो वो प्लस में खुलेगा। ऐसा भी दिन आएगा। ये मैं जो कहना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करिए आप। अब कल के लिए भी यही कॉल है, 51,200 का बैंक निफ्टी का और 25,200 का निफ्टी का। लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इंडाइसिस को देखते देखते ही आप ट्रेड ले, जंपिंग मत करें मार्केट में। मान लो कि 200 पॉइंट मार्केट अप हुई तो आपको लगेगा ये और बढ़ेगी और आप इमीडिएटली आप ले लो, क्योंकि देखो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आना ही है। आप कोई बस मिस नहीं कर रहे हो। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी कल, ये फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, 500 पॉइंट ऊपर खुला और उसका लेवल आ गया 52,000 का, तो फिर आपको ऐसा लगेगा अब तो ये 52,100 तो होगा, तो आप 52,100 का कॉल लेंगे। किसी को ऐसा लगेगा कि अब 52,500 तक जाएगा तो वो लेंगे। लेकिन असल में क्या होता है कि 500 का पॉइंट का गैप अप खुलने के बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ ही जाता है। इसको आप मान के चले, कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रॉफिट टेकिंग नहीं आता है। हाँ, उसमें टाइम लग सकता है कि 500 पॉइंट अप है, फिर 510 हो जाएगा, 525 होगा, 550 होगा, फिर 535 होगा, लेकिन 400 300 तक चलने में उसको टाइम लग सकता है। लेकिन पूरा दिन पड़ा है, वो जाएगा, जरूर नीचे जाएगा। इसी तरह अगर गैप डाउन खुलता है तो वो ऊपर जाने वाला है। तो जैसा ऊपर जाने का शुरू हो तब आपको एंटर होना है, आपको तभी एंटर होना है। चलती गाड़ी में बैठना है। कोई गाड़ी रुकी होगी तो उसमें हम बैठेंगे क्या कि भाई ये तो कहीं नहीं जाने वाली है, यहीं खड़ी है, स्टेशनरी है, नहीं जाएंगे। ऐसा ही इसमें है। तो आप कल के लिए 2 ऑप्शन ले लीजिए। और एक शेयर है जे टापारिया प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस शेयर का भाव अभी 27 रुपीज़ चल रहा है। आप उसके 100 शेयर लेंगे, मतलब 2700 का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास इसके 1000 शेयर हो जाएंगे। क्योंकि इस कंपनी ने एक शेयर पे 10 शेयर स्प्लिट की घोषणा कर दी है और इसका जो वर्किंग है इस कंपनी का अच्छा है, बिजनेस बढ़ रहा है, अच्छा होगा इसमें लंबी अवधि में। आप ले लीजिए, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर जो आएंगे तो उसकी कॉस्ट आपकी 270 की ही रहेगी, तो वो बढ़ के बड़ा 5 रुपया करेगा तो भी क्या है। तो ये शेयर आप ले सकते हैं। और मैं आपको सुजलॉन के बारे में बता दूं, वो बिल्कुल डेप्ट फ्री हो गया है, अच्छा फंक्शनिंग चल रहा है। फिलहाल वो डाउन है, 73 तक पहुंच गया है, लेकिन इसमें आप बने रहिए। और अगर और गिरावट आती है, क्योंकि एनालिस्ट में ऐसा है कि शॉर्ट टर्म में सुजलॉन हो सकता है 65 तक जाए, हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में इस शेयर का भाव 100 टू 115 तक जा सकता है। तो मैंने तो आपको कहा ही है कि आप लेते रहिए और इकट्ठे करते रहिए, और एक साथ बल्क में मत खरीदिए, थोड़े थोड़े करके खरीदिए, ताकि आपका एवरेजिंग हो जाएगा। इसी तरह यस बैंक में भी ऐसा है। यस बैंक देखिए, आफ्टर ऑल एक बैंक है, अच्छी सी ब्रांचेस है उनकी, उसका डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छा है, फिर भी अब वो 24-25 के आसपास मिल रहा है। तो क्यों ना हम इसको भी इकट्ठा करें, क्योंकि इसका नियर टर्म का टारगेट आया है 27 रुपीज़ 50 पैसे का। तो ये भी बढ़ने वाला है, आपको एक्यूमुलेट करना है, क्योंकि ये कम दाम वाले शेयर आप समझिए।
कम दाम वाले शेयर है। ये 2 शेयर को आप इकट्ठे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जे टापरिया प्रोजेक्ट्स में आप 100 शेयर ले सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होगा 2700 और आपके पास शेयर हो जाएंगे 1000। तो पर शेयर की कीमत आपकी 2.72 रुपये 70 पैसे की हो जाएगी। वो बढ़ेगा। ट्राइडेंट में ऐसा ही हुआ था, आप रिकॉर्ड कर लिए 2-3 साल पहले। ट्राइडेंट ने भी स्प्लिट दिया था और बढ़ गया वो शेयर। और एक चीज जो कि डॉलर इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है, वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे रुपये पे। इसके अलावा एक चीज ये है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में तेजी जरूर आएगी। आप उस पर कड़ी नज़र बनाएं, खास करके अदानी ग्रीन और अदानी टोटल गैस वाली जो कंपनी है वो दोनों पे। क्योंकि जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो उनका जो टाई अप है अदानी जी का, वो टाई अप जो है टोटल एनर्जी के साथ, जो कि पेरिस बेस्ड एक बड़ी कंपनी है। तो उसने जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था तो ऐसा एक निवेदन दिया था कि हम अदानी के साथ किए गए सभी प्रोजेक्ट को का ड्यू डिलीजेंस करके इसको हम पूरा चेक करेंगे। तो उस हिसाब के कारण ये दोनों के बीच के रिश्तों पर एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया। टोटल गैस ने, ये जो टोटल एनर्जीज वाली कंपनी है पेरिस बेस्ड, उसने कह दिया है कि हम एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं अदानी जी के साथ। करीबन $444 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आक्षेप लगे थे वो सही नहीं थे, ऐसा ये कंपनी मान रही है। तो अदानी के शेयर बढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको ये बतानी है कि जो तेल अवीव का इंडेक्स है वो बढ़ा है आज करीबन 0.86% तक। मतलब मिडल ईस्ट में कोई क्राइसिस नहीं है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है। स्मूथली वो दोनों के बीच कड़वाहट है लेकिन युद्ध नहीं हुआ है, और नियर फ्यूचर में होगा ऐसा भी नहीं लग रहा है। तो आप देख लीजिए इन बातों को। ओला इलेक्ट्रिक के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। उसका मार्केट शेयर काफ़ी घट गया है, सेल भी कम हुआ है, तो उसके दाम भी कम हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि हमारे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो पेनिट्रेशन है वो हार्डली 3-4% है। तो एक ओला नहीं है, 100 लोग में से 3 लोग ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदते हैं। 97% अदर्स लोग हैं वो तो अभी भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स पर ही आधार रखते हैं। तो जो ओला के लिए है वो सभी ईवी बनाने वाली कंपनियों के लिए भी होगा। ये न्यू एज शेयर है, अभी कम दाम में मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आएगी इसको बूस्ट करने के लिए ईवीज़ को, तो इसमें इसको फ़ायदा होगा, तो ये फ्यूचर में बढ़ेगा। तो अगर किसी ने लिए हैं और कम दाम देख के वो नर्वस ना हो जाए, ये बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे जब उसका वक्त आएगा। तो देखिए, वक्त इंसान पे कभी ऐसा भी आता है कि राह में छोड़कर साया भी चला जाता है। तो ये कंपनियों का भी ऐसा ही है, जब बुरा वक्त आता है तो ख़त्म हो जाते हैं शेयर, लेकिन वही शेयर फिर अचानक चलने लगते हैं। तो ओला में भी ऐसा है। ओला आप लीजिए, सुज़लोन आप लीजिए, यस बैंक भी आप लीजिए, और डिमांड पे नज़र रखिए। हो सकता है वो F&O में आ जाए, वो शेयर बढ़ सकता है। उस पर आप जरूर सी नज़र रखें।
और बाकी मार्केट का अंडरटोन मुझे तो बुलिश ही लग रहा है। अब मैं मेरे सब्सक्राइबर काउंट की बात करूं कि मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए कल सुबह 7:30 बजे तक का वक्त है मेरे पास, और फिलहाल मुझे करीब 180 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर सकूँ। देखते हैं, आज नहीं तो कल वो जरूर पूरे होंगे, आप सबके कोऑपरेशन से। आज बस इतना ही। गुड नाइट। कल मॉर्निंग में अगर कोई अच्छी अपडेट मिलती है तो हम जरूर से मिलेंगे।